अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही से हटाने का मामला अब जोर पकड़ता जा रहा है। नून लीग कह रही है कि अगर ऐसा हुआ तो हालात खराब हो जाएंगे, लेकिन अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला वोटिंग तक गया तो शहबाज शरीफ को अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ सकता है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो इस वक्त नैब की हिरासत में है, इनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से हटाने का शेख रशीद का मुतालबा अब वजीर आजम हाउस तक पहुंच चुका है। कल हमने अपने ही प्रोग्राम में यह खबर आप तक पहुंचाई थी कि हुकूमत ने शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से हटाने के लिए मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है, जिसमें एक तरीका वोटिंग का है और हुकूमत सोच रही है कि अब वोटिंग के जरिए शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे से हटाया जाए। और हमारी खबर की इस तस्दीक कल वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने भी हमारे ही प्रोग्राम में की थी। अब जो आप लोगों की मीटिंग्स हुई है उसमें क्या यह फैसला कर लिया गया है कि कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा शहबाज शरीफ साहब को चेयरमैनशिप से हटाने का? और जो कानूनी रास्ता इस वक्त हमारे सामने है वो है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबरान वोट के जरिए शहबाज शरीफ साहब को हटाएं। क्या यह फैसला कर लिया गया है कि अब उनको हटाया जाएगा वोट के जरिए? ये मुमकिन है। हमारी ख्वाहिश यही है कि शहबाज शरीफ साहब खुद इस्तीफ़ा दे दें और उस इखलाकी इक़दार का मुजाहरा करें जिस तरह से अलीम खान ने इस्तीफ़ा दिया है। इखलाकी तौर पे इस्तीफा नहीं देते तो फिर जो कानूनी रास्ता है वो अडॉप्ट करेंगे, और कानूनी रास्ता एक यही है कि वोट के जरिए पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबरान वोट के जरिए शहबाज शरीफ साहब को डीसीट करेंगे। कानून में ये ऑप्शन मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर गौर करेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कह रहे थे कि शहबाज शरीफ को वोट के जरिए हटाना मुमकिन है, लेकिन बेहतर होगा शहबाज शरीफ खुद इस्तीफा दे दें। लेकिन आज मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही से हटाया गया तो हालात खराब होंगे। अगर वो समझते हैं कि ये उनको हटाने से उनको फायदा हासिल होगा तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आप लोगों की वसातत से कि ये सिस्टम को नुकसान पहुँचेगा, हालात मज़ीद बिगड़ेंगे, पार्लियामेंट के अदारे को नुकसान पहुँचेगा, पार्लियामेंट की जो रवायात हैं, जो थोड़ी बहुत रवायात जो है अच्छी बनी हैं, वो जो है डिसमेंटल होंगी। तो ये अगर इस किस्म के इक़दाम उठाए और इस किस्म का एटीट्यूड जो है वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म के जो साथी हैं उन्होंने अगर अपनाया तो हम भी इस सारे सिस्टम को जो है बिल्कुल मुंजमद कर सकते हैं। लेकिन हमें जो रिलक्टेंस है सिर्फ इस बात की है कि फिर उसके साथ सिस्टम को और अदारों को नुकसान पहुंचेगा। ख्वाजा आसिफ अब सिस्टम को मुंजमद करने की बात कर रहे हैं। ये वही जबान है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में इस्तेमाल करती थी। ख्वाजा आसिफ के बयान से ऐसा महसूस होता है कि आने वाले दिनों में हुकूमत और अपोजिशन में कशीदगी बढ़ सकती है, लेकिन अगर पीएससी की चेयरमैनशिप का मामला वोटिंग तक गया तो शहबाज शरीफ को अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के कुल मेंबरान की तादाद 30 है, जिसमें हुकूमती अरकान की तादाद 17 और अपोजिशन के पास सिर्फ 13 मेंबर्स मौजूद हैं। तो अगर मामला वोटिंग तक गया, हुकूमत शहबाज शरीफ को ओहदे से हटाने में कामयाब हो जाएगी। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर अय्याज सादिक साहब। अय्याज सादिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और हुकूमत की तरफ से तो वाजे कह दिया गया है कि शहबाज शरीफ साहब खुद इस्तीफा दे दें बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और अगर ऐसा नहीं किया तो कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा, जिसका मतलब है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबरान वोट करेंगे। और क्योंकि वहां पर तादाद ज्यादा हुकूमत की है तो शहबाज शरीफ साहब को हटाया जा सकता है वोटिंग के जरिए। अगर ऐसा होता है या साहब, तो क्या लाएमल होगा नून लीग का? ये जो हुकूमत की स्ट्रेटजी है ये तो बड़ी क्लियर स्ट्रेटजी है, मेरा ख्याल है आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। चूँकि इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये लोग गवर्नेंस कर नहीं सके, इनकॉम्पिटेंस और इनएक्सपीरियंस जो है वो सामने आ रहा है। और अगर ये परफॉर्म कर सके होते तो ये शायद जो रवायत है, जो नेशनल असम्बली की रवायत है, उन रवायात को ये ख़राब ना करते और ये कोई पॉजिटिविटी की तरफ जाते। इतनी बड़ी ऑपोजिशन जो पॉजिटिव एक रोल प्ले करना चाहती है और जमहूरियत को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहती, वो कोऑपरेट करने को तैयार है और हुकूमत जो चाह रही वो आपके सामने है। तो अगर शहबाज शरीफ साहब को ये वोट आउट करेंगे तो फिर हमारी लाए अमल और कुछ बनेगा। वो बैठ के सारी जमातों के साथ बैठ के मुशावरत होगी और मुशावरत हो के हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमने कमेटियों का हिस्सा बनना भी है या नहीं। तो फिर ये अकेले कमेटियाँ चला लें और अकेले पार्लियामेंट चला लें, फिर यहीं इसी तरफ ये बात जाएगी ना। ये इस तरह कहेगा कि वो रवायत जो है, जो कौमी असम्बली में कायम हुई है,
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद उसको ये डिस्टेबलाइज कर दें या उसको ओवरटर्न कर दें चूंकि उनकी मर्जी नहीं है या उनकी ख्वाहिश नहीं है। तो इस तरह तो नहीं ये मामला चल सकेंगे। अच्छा, मतलब जब चेयरमैन नहीं बनाया जा रहा था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का शहबाज शरीफ साहब को, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को, उस वक्त जो आपने कहा था कि अगर इनको नहीं बनाया गया तो हम कमिटीज का बायकॉट करेंगे, वही लाएअमल हो सकता है ऑपोजिशन का? जी क्यों नहीं हो सकता। ये सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है, मगर ये सब मशावरत होगी कंबाइंड ऑपोजिशन की, तो फिर ये फैसला होगा कि हमें क्या करना चाहिए। हुकूमत का ये कहना है तो वो ये काम नायब ऑफिशियल्स को बुलाकर उन पर दबाव डाला जाता है, उनकी सरजनिश की जाती है। वो कह रहे हैं कैसे हो सकता है कि कोई शख्स आए जेल से जो रिमांड पर हो और वो सरजनिश करे नायब ऑफिशियल्स की, जिस इदारा खुद उनके केसेस इस वक्त सुन रहा है। नैब की सरजनिश अगर की होती तो जो मेंबरान वहां पीटीआई के बैठे वो ना बोलते, उनके लीडर ने बोलना था। न्याजी साहब खुद तो मिले चेयरमैन नैब को, वो जरा इनके जाके फूल के गुलदस्ते पिछले चीफ जस्टिस को और इनको देते रहे। वो जो मिली भगत थी इनकी, जो ये कोई छुपी हुई बात है किसी से, तो ये कह देना कि जी वो सरजनिश करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। वहाँ पूरी पार्लियामेंट की मीडिया बैठी होती जो रिपोर्टिंग कर रही होती है, वहाँ ऑडिटर जनरल के ऑफिस के लोग होते हैं, मिनिस्ट्री के लोग होते हैं और सारी जमातों के लोग वहाँ पे बैठे होते हैं। ये किस दुनिया में है? ये किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इनसे गवर्नेंस नहीं हो रही, इनसे हुकूमत नहीं चल रही। अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये वो चीज़ें कर रहे हैं जो ऑपोजिशन को करनी चाहिए, वो चीज़ें कर रहे हैं। अपनी नाअहली छुपाने के लिए ये इधर उधर कर रहे हैं और कोई वजह नहीं है। तो हुकूमत का ये कहना है ना कि शहबाज शरीफ साहब अपनी करप्शन को छुपाने के लिए या नैब से बचने के लिए पीएससी को अपने ढाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो एहतसाब अदालत है उनके भी रिमार्क्स ऐसे ही थे। शहबाज शरीफ साहब ने पेश होना था, वो पेश नहीं होते अदालत में। पता चलता है कि वो कहते हैं तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयर कर रहे होते हैं। तो ये अब सिर्फ ऑपोजिशन तो नहीं, ये हुकूमत तो नहीं कह रही, ये तो अदलिया के रिमार्क्स भी इस किस्म के आ रहे हैं। क्या उनका वकील पेश हुआ? क्या उनकी वहां रिप्रेजेंटेशन हुई? क्या हमेशा खुद पेश होना होता है? वकील ही पेश होते हैं ना, वहां जिरा कौन करता है? वकील करते हैं, खुद तो नहीं ये करते। तो वो तो जब पेश हो रहे हैं अगली दफा अदालत में पेश भी हो जाएंगे, वो मीटिंग नहीं रखेंगे उस तरह की। मगर ये कह देना कि जी वो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये मैं क्या आपसे कहूँ, ये पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि ये क्या चाहते हैं। कुछ करके दिखा दें, कुछ खुदा का वास्ता पाकिस्तान की खातिर कुछ तो काम करें ये लोग। ये छोड़ दें ये चीज़ें जिससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा, जिससे नुकसान होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम मदद कर रहे हैं, हुकूमत ये चलती रहे, लेकिन इमरान खान साहब ने कल कहा है कि हमने मुकम्मल कोशिश कर ली, पूरी कोशिश कर ली कि पार्लियामेंट चले, लेकिन अब हमारी तरफ से कोई कोशिश नहीं होगी और हम जो है कोई मजीद रिलीफ देने के मूड में नहीं है। आपने पिछला प्रोटेस्ट देखा था, क्यों इमरान खान साहब को इतनी परेशानी क्यों है कि गो न्याजी गो के नारे लगे? ये गो नवाज गो के नारे लगाते थे। क्या वहाँ जब वो जो एक अमेंडमेंट आई थी जो स्पेसिफिक थी अलीमा बाजी के हवाले से, तो बाजी का जब नाम आया तो इमरान खान साहब को गुस्सा चढ़ गया। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली पार्लियामेंट है जहाँ नेशनल असम्बली में बजट के ऊपर डिबेट होने के बजाय पुरोग हो गया। इससे पहले कभी नहीं हुआ ये। और ये वीडियो जो है आप निकलवाएं लास्ट सेशन की, क्या कोई एक आदमी भी स्पीकर के डायस के करीब गया? और वो निकलवा लीजिए। दो मैं आपको कहता हूं, बाकी तो बेशुमार मेरे पास हैं। एक, जब मिफ्ता इस्माइल बजट स्पीच कर रहे थे तो शीरीन मजारी और मिफ्ता इस्माइल में जितना फर्क था, मेरा ख्याल है एक दूसरे को फूके उनके जरूर लग रही होंगी, इतने करीब थे। और वो किस तरह खड़े थे। एक वो निकलवा लें कि जब स्पीकर के ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स ऑफ बिजनेस और कागज फाड़ के फेंका करते थे, वो निकलवा लीजिए। वो वीडियो क्लिप्स आपके पास होंगी, नहीं है तो मैं आपको भिजवा दूंगा। और हमने क्या किया प्रोटेस्ट, हमने वहां खड़े होकर प्रोटेस्ट किया, अपनी जगह से आगे नहीं आए, स्पीकर के डायस के करीब नहीं गए। ये इसमें शीरीन मजारी भी नजर आएंगी, आपको सारे इनकी पार्टी के लोग नजर आएंगे। तो वो वीडियोस अगर आपके पास नहीं है तो मैं भिजवा दूंगा, वो आप दिखवा दीजिएगा। साहब, स्पीकर साहब तो आपको पता है बड़ा न्यूट्रल रोल प्ले कर रहे हैं। और उस दिन स्पीकर साहब ने भी कहा कि हमने एक फॉर्मूला तय किया है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन स्पीच करेंगे, इसके बाद जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से होगी और उसके बाद बजट पेश करने दिया जाएगा।
वो कह रहे थे कि आपने वायलेट किया था उस दिन, जबकि ये सारी चीजें डिसाइड हो चुकी थी। नहीं, ये नहीं होता, नहीं, ये बिल्कुल नहीं डिसाइड हुई थी। देखें, इन्होंने गलत रवायत डाली। वो बजट स्पीच में होता है कि आपने एलोकेट किया होता है, हर पार्टी को टाइम एलोकेट किया होता है कि आपको इतने घंटे मिलेंगे। 40 घंटे हमने टोटल किए। गवर्नमेंट के उनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक उनको टाइम मिलेगा और इनको अपना टाइम मिलेगा। और वो होता है कि जी एक इधर कर लिया या दो इधर कर लिए, एक इधर कर लिए। मगर ऐसी चीज़ में जहां कोई इशू हो रहा हो वहां ऑपोजिशन के पार्लियामेंट्री लीडर्स या सीनियर लीडर्स भी बोलते हैं और गवर्नमेंट वाइंड अप करती है। तो ये जो रवायत डाल रहे हैं ये बिल्कुल गलत रवायत है। इस तरह नहीं होता कि एक यहां से बात करे फिर उसका जवाब आए, फिर एक ऑपोजिशन से बात करे तो फिर उसका जवाब है। साहब, जितने सेशंस का बाइकआउट हुआ है ऑपोजिशन की जानिब से, वो कोई मामूली बात तो नहीं है। सेनेट के तकरीबन 45% सेशंस का ऑपोजिशन बाइकआउट कर चुकी है। 22-23% सेशंस का नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन बाइकआउट कर चुकी है। वॉकआउट कर जाते हैं आप लोग, ये कोई मामूली बात तो नहीं है। और अगर इस वजह से हुकूमत ये कहती है कि देखें इन्होंने हाउस चलने ही नहीं देना, भी आ जाते हैं जी सर, वो लेकिन ये कहते हैं ना कि नहीं, अगर ये गालम गलोच होगी तो हाउस नहीं चलेगा। गाली दे दी, वॉकआउट कर दे, कभी कहते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दिया, फिर वॉकआउट कर जाते हैं। कोई ना कोई बहाना बना लेती है ऑपोजिशन वॉकआउट करने का। तो अगर प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं देंगे, क्या ये हमारा राइट नहीं है कि जो रिप्रेजेंटेटिव जिस जमात को रिप्रेजेंट करता है, जिस हल्के को रिप्रेजेंट करता है, वो आके कौमी असेंबली में बैठे? आप उसको रोकेंगे? क्या मार्शल लॉ है? क्या मुशर्रफ की हुकूमत है कि हम उनको रोका जाएगा? नहीं, ये गलत बात है। ये जमहूरियत है। जैसी भी इन्होंने मांगी तांगी हुकूमत बनाई है, मगर इनको प्रोडक्शन ऑर्डर भी करने पड़ेंगे। नहीं होंगे तो प्रोटेस्ट क्यों नहीं होगा? साहिवाल का प्रोडक्शन ऑर्डर दिए गए और वो कहते हैं कि तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी का रिमांड पे प्रोडक्शन ऑर्डर हुआ। उस दिन आप होंगे जब लॉ में कायदा कानून पढ़ के बताया कि जेल पे होता है प्रोडक्शन ऑर्डर, रिमांड पर नहीं होता। बिल्कुल गलत है। जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन ऑर्डर होगा, मगर स्पीकर की डिस्क्रिशन है। स्पीकर को न्यूट्रल रहने दें। ये लोग हुकूमत वाले स्पीकर को कंट्रोवर्शियल बनाना चाह रहे हैं। और वो जो शेख साहब हैं उन्होंने जो लहजा इस्तेमाल किया, जो ज़बान इस्तेमाल की स्पीकर साहब के बारे में, वो बहुत ही गैर मामूली थी और गैर जिम्मेदाराना थी। स्पीकर जब तक वो पीटीआई के कैंडिडेट थे वो स्पीकर थे पीटीआई के। जब वो स्पीकर नेशनल असेंबली के बन गए तो वो पूरी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं। उनकी तजलील करना, उनके जजमेंट को चैलेंज करना, और जिस ज़बान में शेख रशीद साहब ने किया है, ये मैं खड़ा होकर इंशाल्लाह इसको वहाँ नेशनल असेंबली में कंडेम भी करूँगा। और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि सारे मेंबर, ये सिर्फ मेरा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं हुआ, ये स्पीकर का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं है, स्पीकर की कुर्सी का और इंटायर पार्लियामेंट का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। जो ज़बान शेख रशीद साहब इस्तेमाल कर रहे हैं स्पीकर के, वो स्पीकर तो हाउस चलाना चाहते हैं, वो स्पीकर तो मामलात बढ़ाना चाहते हैं, वो तो बिठा के बातचीत करके करना चाहते हैं। मगर अगर ऐसे लोग जो लोग आके इस सारे पार्लियामेंट के सिस्टम को अपसेट करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह जरूर करें। आप खुद भी मेंबर है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, क्या आपको एतराज है कि शेख रशीद को इस कमेटी का हिस्सा बनाया जाए? मुझे किसी पे कोई एतराज नहीं, मगर रवायत यह है कि कभी कोई मिनिस्टर किसी भी कमेटी का मेंबर नहीं होता। ये रवायत है और ये आज की नहीं, मैं 2002 से ये रवायत देख रहा हूँ। कोई भी वजीर जो है वो पब्लिक कमेटी के किसी और कमेटी का भी मेंबर नहीं होता। बनना चाहते हैं जरूर बने, रुकावट तो कोई नहीं है उसमें। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है कि अगर सारी स्ट्रेटेजीज वही हैं। ठीक है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि अगर हटाया गया शहबाज शरीफ साहब को कमेटी की चेयरमैनशिप से या इसकी कोशिश की गई तो सिस्टम को नुकसान होगा, हालात बिगड़ेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम सिस्टम को मुंजमद कर सकते हैं। अब क्या फर्क रह गया आपकी जबान में, आपके लाएमल में, और तहरीक इंसाफ जो करती आई थी, जिसकी आप मजम्मत करते आए थे कि मुल्क नहीं चलेगा या पार्लियामेंट नहीं चलेगी, इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए। अब खुद कह रहे हैं कि सिस्टम को मुंजमद कर देंगे अगर ऐसा हुआ तो। इसलिए कि वो हर चीज़ ज़बरदस्ती करना चाहते हैं और ज़बरदस्ती हमसे नहीं चलेगी। हमसे प्यार से बात करें तो हम 10 जगह उनको लेवरेज देंगे। और ये स्पीकर साहब भी इसके गवाह हैं कि हमने कितनी कोशिश की है कि मामलात बेहतर करने के और ठीक करने के। मगर ज़बरदस्ती और धौंस दे के अगर ये न्याजी साहब चाहेंगे कि वो कर लें तो वो हम इनकी नहीं लेंगे। अगर हमने मुशर्रफ की धौंस नहीं ली थी तो न्याजी साहब की भी नहीं लेंगे। लेकिन सर जवाब तो पाकिस्तान तहरीक की किस्म के बनाती थी जब वो कहते थे हम सिस्टम को नहीं चलने देंगे। जवाब तो उनके पास भी होता था, वो कहते थे रेफरेंस आता है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, अयाज सादिक साहब बतौर स्पीकर उसको रिजेक्ट कर देते हैं,
हमारा रेफरेंस इलेक्शन कमीशन पे भेज देते हैं। तो जवाब तो कहीं से वो भी तलाश कर लेते थे। लेकिन ये जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए नुकसानदेह। अगर आप ये कहेंगे कि हम सिस्टम को मुंजमद कर देंगे, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, हम नहीं चलने देंगे मामलात को। क्या जहांगीर तरीन साहब का जो मैंने रेफरेंस भेजा था वो सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला नहीं किया? इमरान खान साहब के नवाज शरीफ साहब का जो इन्होंने रेफरेंस भेजा था, मैंने वो रिजेक्ट किया था और वहाँ जो फैसला आया वो नवाज शरीफ साहब का उस चीज़ पे नहीं आया। और इमरान खान साहब का जो मैंने भेजा था, मैं आज भी उसी पे स्टैंड करता हूँ कि बेनामी ट्रांजैक्शन थी वो, और उन्होंने एडमिट किया कि बेनामी ट्रांजैक्शन है। तो मैं तो आई स्टैंड बाय माय वर्ड, मैं बिल्कुल उसके ऊपर बैक ऑफ नहीं करूंगा। या साहब, बात मैं ये करना चाह रहा हूं कि जिस किस्म का वो स्टांस लेते थे कि हम सिस्टम को नहीं चलने देंगे, यही बातें आप लोग भी कर रहे हैं ना, और इसकी आप मजम्मत करते थे कि इस इंतहा पे नहीं जाना चाहिए मामलात को। देखें हम क्यों इंतहा पे जा रहे हैं कि वहां मुराद सईद साहब खड़े होकर बुरा भला कहें, गालियां दें, वहाँ फैसल वाडा साहब खड़े होकर इस तरह का गुफ्तगू करें, फवाद चौधरी साहब करें। अगर वो करेंगे तो वो हमसे क्या तवक्को रखते हैं कि हम वहाँ आंखें बंद करके सुनते रहेंगे और चुप करके बैठे रहेंगे? हमने तो सिर्फ एक दफ़ा ही प्रोटेस्ट किया, जो गो नियाजी ग्यो और अलीमा बाजी का जिक्र किया, तो उसके ऊपर वो परेशान हो गए। उन्होंने सेशन ही प्रोग कर दिया, जो कि पाकिस्तान की तारीख में बजट सेशन की तकरीर हुए बगैर प्रोग हो गया। ये तो एक धब्बा है उस फाइनेंस मिनिस्ट्री पे और प्राइम मिनिस्टर के, जिसने ये फैसला किया कि इसको प्रोग किया जाए, जबकि एक डिसाइडेड था कि हमने कब तक सेशन चलाना है। अय्या साहब, एक अहम बात ये भी है कि एक अरसे से आप लोगों ने ये बयानिया बनाया है, तकरीर होगी, एक अरसे से आप ये बयानिया बनाते हुए आए हैं कि नैब नियाजी गठजोड़ है, सिर्फ ऑपोजिशन के लोगों को टारगेट कर रही है नैब। अब सीनियर मिनिस्टर पंजाब अलीम खान को जब अरेस्ट, तो उसके बाद फिर आप लोगों ने अपना मौकिफ बदल दिया। आपने कहा कि ये तो इसलिए किया गया है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को आगे जाके अरेस्ट करना है, उसके लिए जवाब पैदा किया जा रहा है। ये आप ही का स्टेटमेंट था। तो अगर अरेस्ट करें हुकूमत को तो तनकीद होती है, हुकूमत के लोगों को ना अरेस्ट करें तब भी तनकीद होती है। एक तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, हाँ मेरा यही स्टांस है कि ये एक बैलेंस आउट करने की कोशिश की गई, मगर अलीम खान साहब को मैं क्लैरिटी से कहता हूं अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। अलीम खान साहब को अरेस्ट उस वक्त करते जब साबित हो जाता कि उन्होंने कुछ गलत किया। अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर अगर आप कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें अलीम खान साहब को इन्होंने अरेस्ट कर लिया, अभी इन्वेस्टिगेशन हुई, अगर 6 महीने उनको आपने इस तकलीफ में रखा और 6 महीने के बाद आपने कहा कि जी इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ क्लियर हो गया है, तो फिर उनके 6 महीने वापस कौन देगा उनको? मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। ये कानून ठीक नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर आप किसी को भी अरेस्ट करें, चाहे वो अलीम खान साहब हो, चाहे वो कोई और हो। इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर अरेस्ट करना बिल्कुल गलत है। साबित हो जाए आप जरूर अरेस्ट करें और उसके आगे कार्रवाई करें, मगर अलीम खान साहब को जो किया गया अरेस्ट, मैं बार बार कहता हूं ये गलत हुआ, गलत किया है। एक आखिरी इशू पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा। ये जो डील और ढील की बातें हो रही हैं, हुकूमत की जानिब से तो हो रही हैं, लेकिन मसला यह है कि जब परवेज रशीद साहब कहते हैं कि उनकी ख्वाहिश है नवाज शरीफ साहब को लंदन इलाज के लिए भेजा जाए, जब राना तनवीर साहब ये बात करते हैं, जब पंजाब असेंबली में करारदाद ये आती है कि नवाज शरीफ साहब का इलाज लंदन में होना चाहिए, तो फिर आपके कैंप से भी इस तरह की जब बातें होती हैं तो अफवाहें जन्म लेती हैं कि नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, लंदन जाना चाहते हैं। वो देखें, नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए जहां मर्जी जाएं, मैं उनको सर्विसेज हॉस्पिटल में मिला था और उस दिन 10 दिन हो गए थे कि उनको हार्ट का जो असल इशू है उसके कोई ना मॉनिटर लगा हुआ था, ना कोई उसकी मॉनिटरिंग हो रही थी, और वो यही कहते थे कि मुझे जेल वापस भेजो, मेरा इलाज यहाँ करना है या वहाँ करना है। वो वहाँ सर्विसेज हॉस्पिटल में रहने को नहीं तैयार थे और मैंने उनसे कहा कि जी इलाज यहाँ बेहतर हो जाएगा। कहने लगे नहीं, वहाँ भी मेरा इलाज हो सकता है। मगर ये बेहिसी है गवर्नमेंट की कि जो रिपोर्ट आई वो भी शाया हो गई, और वो लोग जो कहते हैं कि जी इनको कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, वो अल्लाह ताला का खौफ करें, अल्लाह ताला से डरें। अल्लाह ना करे कि कभी उनको कोई ऐसी बीमारी हो कि वो याद करें कि हमारे मुंह से ये अल्फाज निकले थे जो कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं आए, और उनके साथ भी ये हो सकता है। उनको खुदा का खौफ करना चाहिए। इसमें तो जो डील की बात करते हैं, हमने किससे डील करनी है, हमने डील किससे करनी है, लेकिन उनको दिल का आर्जा है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश क्या है? सॉरी, मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब को दिल का आर्जा है, उनकी अब ख्वाहिश क्या है कि उनका बेहतरीन इलाज हो पाकिस्तान में हो, या वो ये ख्वाहिश करते हैं कि उनका इलाज लंदन में ही हो? जब मेरी मुलाकात हुई, मेरी आधा घंटा उनसे मुलाकात हुई और जनरल गपशप हुई, मगर वो
वो वहाँ हॉस्पिटल में रहने को तैयार नहीं थे। ये नहीं मैंने उनसे पूछा, ना उन्होंने बताया कि वो कहाँ इलाज कराना चाहते हैं, किस जगह जाना चाहते हैं, मगर वो गोली जो है वो ज़बान के नीचे रोज़ तकरीबन रख लें। दैट मीन्स एंजाइना स्टेबल नहीं है, और ये उनके डॉक्टर ने भी मुझे बताया कि जी एवरी डे ही इज़ डूइंग दैट। मगर ये गवर्नमेंट जो इतनी बेहिसी हुई है, ये सिर्फ अपना जिस एजेंडे पे चली ताकि लोगों का अटेंशन डाइवर्ट हो। गैस के बिल जिनके 15,000 आते थे उनके 30,000 आ रहे हैं। ये तब्दीली तो ये आई है। जो बिल बिजली के बिल हैं वो जहां आ रहे हैं, ये तब्दीली आई है। सो इनको हुकूमत करनी चाहिए, इनको असल काम जो इनसे हो नहीं रहा, तो ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कभी अंडे देते हैं और कभी मुर्गी बन जाते हैं और कभी कट्टे बन जाते हैं। या सारे साथ मौजूद थे। इमरान खान को वजीर आजम बने अभी सिर्फ 6 माह हुए हैं और इन 6 माह के दौरान वजीर आजम इमरान खान अब तक 3 आईजीज तब्दील कर चुके हैं। पिछले साल अक्टूबर में आईजी पंजाब और इस्लामाबाद के बाद कल वफाकी हुकूमत ने हुकूमती पॉलिसी से इख्तलाफ करने पर आईजी खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली का फैसला कर लिया। मौजूदा हुकूमत में आईजीज की धड़ाधड़ तबादले को देखकर लगता है कि वजीर आजम इमरान खान अपने ही बनाए सारे असूलों को भूल चुके हैं। वजीर आजम इमरान खान ने हुकूमत मिलने से पहले आईजीज के तबादलों और पुलिस में सियासी मदाखलत को लेकर बाकायदा एक बयानिया बनाया था। वो पुलिस में सियासी मदाखलत और सरकारी अफसरान के पसंद नापसंदीदा की बुनियाद पर तबादलों के सख्त मुखालिफ थे, मगर अब लगता है इमरान खान वही सब कुछ कर रहे हैं जिसके वो कल तक मुखालिफ थे। 2 रोज पहले ही वजीर आजम इमरान खान ने सिविल सर्विसेज में इस्लाहात के लिए कायम टास्क फोर्स से खिताब में यकीन दिलाया था कि उनकी हुकूमत सरकारी अफसरान के बार बार तबादले नहीं करेगी। उन्होंने कहा था कि हुकूमत बेहतर कारकर्दगी को यकीनी बनाने के लिए सरकारी अफसरान की मुद्दत मुलाजमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। मगर 24 घंटे बाद ही वफाकी हुकूमत ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा का आज़ाद कश्मीर तबादला कर दिया, जिन्हें पिछले साल अगस्त में ही आईजी खैबर पख्तूनख्वा लगाया गया था। जराये के मुताबिक आईजी सलाउद्दीन मसूद लेवीज को पुलिस की कमांड में लाना चाहते थे, वो इसके हामी थे, मगर हुकूमत लेवीज किसी के मातहत रखना चाहती थी। ये वही आईजी सलाउद्दीन मसूद है जिन्हें कुछ महीने पहले ही वजीर आजम इमरान खान ने पुलिस का काबिल फख्र असासा करार दिया था। पहले हम दुरानी साहब को लेके आए, उन्होंने जबरदस्त काम किया, और दुरानी साहब की रिकमेंडेशन पे, कोई ये पॉलिटिकल अपॉइंटी नहीं थे, उनकी रिकमेंडेशन पे हमने सलाउद्दीन मसूद साहब को आईजी नॉमिनेट किया। और मैं इसलिए इनको दाद देता हूं क्योंकि इन्होंने रिफॉर्म्स कर रहे हैं पुलिस को, पुलिस बेहतर होती जा रही है, सारी चीजें नीचे आ रही हैं और लोगों को फायदा हो रहा है। आज मैं खास तौर पे आया था और मैं आईजी साहब आपको और आपकी पुलिस फोर्स को मुबारक देता हूं, क्योंकि आपने जिस तरह क्राइम टैकल किया, जिस तरह आप चीजें नीचे लेके आए हैं, हम सब की तरफ से हमें आपके ऊपर फख्र है। कुछ अरसे पहले तक आईजी सलाउद्दीन मसूद वजीर आजम इमरान खान के लिए बाइसे फख्र थे, मगर अब वक्त से पहले ही उनका तबादला कर दिया गया है। हैरानकुन बात यह है कि आईजीज के धड़ाधड़ तबादले वही इमरान खान कर रहे हैं जो पुलिस में सियासी मदाखलत और आईजीज के तबादलों के सख्त नाकिद थे। वजीर आजम इमरान खान तो पुलिस में सियासी मदाखलत के खिलाफ थे ही, सुप्रीम कोर्ट भी एक से ज्यादा बार वाज़ेह हुक्म दे चुकी है कि किसी सूबे के आईजी पुलिस का 3 साल से पहले तबादला नहीं किया जा सकता। अनीता तुराब केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह रूलिंग दी थी कि किसी अफसर को पसंद नापसंद की बुनियाद पर मनमाने तरीके से नहीं हटाया जाएगा। अगर कानून में किसी तैनाती की मुद्दत मखसूस हो तो ऐसी मुद्दत का एहतराम किया जाना चाहिए और इससे पहले अफसर को तब्दील नहीं किया जाना चाहिए। सितंबर 2017 में सिंध हाई कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में सिंध हुकूमत को पाबंद किया था कि आईजी सिंध की तैनाती के लिए अनीता तुराब केस में दिए गए नुकात पर अमल दरामद करें। सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो वहां भी आईजी सिंध की तकर्री और सिंध हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया। अदालती अहकामात से यह असूल वाज़ेह था कि आईजी की पोजीशन को 3 साल का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और हुकूमत कोई ठोस वजह बताए बगैर आईजी का तबादला नहीं कर सकती। कल हमने अपने प्रोग्राम में तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर से बार बार ये जानने की कोशिश की कि आईजी सलाउद्दीन मसूद को किस बुनियाद पर हटाया गया, मगर वो इनकी बरतरफी को कोई एक वजह ना बता सके। हटाने की कोई एक वजह तो बताएं, क्योंकि आप ऐसे नहीं हटा सकते, आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, कैबिनेट ने जस्टिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ तो कैबिनेट की मीटिंग कॉल की गई है, कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सलाउद्दीन जबरदस्त और हटाया, एक वजह तो बता दें। अब ये जो फैसला होता है ना, मैंने फिर आपको कहा है कि ये चीफ मिनिस्टर ने और वहां पे फेडरल गवर्नमेंट की कंसेंसस से हुआ है, लेकिन वजह क्या है उसके पीछे? मेरी बात सुने, अगर कोई वजह होती, मैं आपको अभी भी आप सलाउद्दीन साहब को फोन पे ले सकते हैं,
कोई नहीं है, मेरी उनके साथ खुद बात मतलब हुई है। वो ऐसा बंदा है नहीं कि वो मुशीर खुद भी ब है, खुद मुशीर कर। भी है, तर्जमान भी है, लेकिन आप एक वजह नहीं बता पा रहे कि उनको हटाने की वजह क्या। अजमल वजीर बिल्कुल उसी तरह आईजी की तब्दीली की कोई वजह ना बता सके जिस तरह सिंध हुकूमत एडी ख्वाजा को हटाने की कोई वजह ना बता सकी। पुराने पाकिस्तान में तो आईजी की सियासी बुनियादों पर तबादले आम थे, मगर लगता है कि नए पाकिस्तान में भी पुलिस में सियासी मुदाखलत और सियासी बुनियादों पर तबादलों में कोई खास तब्दीली नहीं आई है। इमरान खान ने जो असूल बनाए थे, लगता है वो अपने ही सारे असूल भूल चुके हैं। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक आईजी ताहिर आलम साहब, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं वजीर आजम के तर्जुमान नदीम अफजल चंद साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर आलम साहब, एक नहीं 3 आईजीज को तब्दील किया गया है पिछले 6 माह में। अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग तो बड़ी वाज़ेह है कि बगैर किसी वजह के नहीं हटाया जा सकता, ड्यू प्रोसेस के बगैर नहीं हटाया जा सकता, लेकिन हम यहां देखते हैं कि सियासी बुनियादों पर आईजीज का तबादला हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बावजूद उनकी इस पोस्ट को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा। अब मजीद क्या करने की जरूरत है कि उनकी पोजीशन सिक्योर रहे और बगैर किसी वजह के उनको ना हटाया जाए? बदकिस्मती से अदालतों के अहकामात का भी ख्याल नहीं रखा जाता। मैं ये नहीं समझता कि अगर एक आईजी 3 साल तक कोई सही डिलीवर नहीं कर रहा तो उसको नहीं बदलना चाहिए, लेकिन उसका कोई तरीकाकार होना चाहिए बदलने का। कोई बाकायदा तौर पर इंक्वायरी करने के बाद या कोई और इस तरह के हमें टर्म्स एंड कंडीशन बनानी होंगी, और इसे बाकायदा एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इसे कानून का दर्जा बाकायदा तौर पर देना होगा। ना सिर्फ आईजी बल्कि इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एसपी, डिविजनल डीआईजी, इवन एसएचओ तक के लिए हमें तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। 3 साल से पहले हटाया जा सकता है, लेकिन उसके खिलाफ इल्जाम क्या है, चार्जशीट क्या है, उसकी परफॉर्मेंस में कहां पे खामियां हैं, एक ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस होना चाहिए और उसके बाद आप करें। और यही ट्रांसफ़र देखें, इसके अलावा मैं देख रहा हूँ अभी पंजाब में भी वही सिलसिला शुरू हो गया है। शुरू में मैं खुद तारीफ़ कर रहा था कि जी पंजाब में पुलिस जो है इंडिपेंडेंट है काफ़ी, उसमें वज़ीर आला साहब मुदाखलत नहीं कर रहे, लेकिन अब पंजाब के डीपीओ, पंजाब के आरपीओज़ वगैरह जो हैं उन, और इसके अलावा जो की पोस्टिंग हैं ग्रेड 20 की और दूसरी, उन तमाम में वज़ीर आला साहब मंजूरी दे रहे हैं। और फिर गवर्नर साहब का रोल भी है, और उसके साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं वो भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसी तरह एसएचओज़ जो हैं वो भी वही दौर शुरू हो गया जो हम देख रहे थे पीपल्स पार्टी के दौर में और नून लीग के दौर में, कि एसएचओज़ को भी उनकी मर्जी से लगाया जा रहा है। नदीम अफजल चंद साहब, एक नहीं 3 आईजीज को 6 माह में तब्दील किया गया है। उसी वजीर आजम ने चेंज किया है जो कि कहते थे कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बार बार तबादला नहीं होना चाहिए, फिर भी तब्दील कर देते हैं। और अभी कल जो आईजी को आपने तब्दील किया है सलाउद्दीन महसूद साहब को, कोई हुकूमत वजह भी नहीं बता रही है कि कोई उनकी परफॉर्मेंस में खराबी थी, किस बुनियाद पर उनको हटाया गया, कोई वजह, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखें जी, मैं तो इस वक्त अपने इलाके में बैठा हूँ, अपनी कंस्टिट्यूंसी में। मुझे तो नहीं पता, सच्ची बात है, कोई पता होती बात तो मैं जरूर आपसे शेयर करता। अभी कल इस्लामाबाद आऊंगा तो जरूर इसके ऊपर देखेंगे कि क्यों ट्रांसफर किया गया है। लेकिन ताहिर साहब जो अभी कह रहे थे कि सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर, देखें पुलिस के इदारे में आप भी समझते हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता, और बहुत सारे सोशल प्रेशर भी हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर है, जिसमें सीनियर्स का प्रेशर होता है, जिसमें बैचमेट्स का प्रेशर है, और जिसमें दौलत का प्रेशर भी है, एक मनी प्रेशर भी है। लेकिन नदीम साहब, अगर ये सोशल प्रेशर है, ब्यूरोक्रेसी का प्रेशर है, तो इस प्रेशर का मुकाबला करना तो फिर हुकूमत वक्त का काम है। 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि हम ब्यूरोक्रेसी को सियासत से आजाद करेंगे और जो टर्म और टेन्योर पोजीशंस हैं उसका हम ख्याल करेंगे, फ्रीक्वेंट तब्दीलियां नहीं होंगी, हम उनको अपना पूरा वक्त देंगे। 2 दिन बाद हम देखते हैं कि आईजी को तब्दील कर दिया जाता है। खान साहब की ख्वाहिश भी है, खान साहब का मैनिफेस्टो भी है, और उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं रहा, ये मैं एडमिट कर रहा हूँ, ये हो नहीं रहा। ये क्यों नहीं हो रहा? हम इसकी तरफ जा रहे हैं, यहाँ बिगाड़ इतना पैदा है। यहाँ ऑफिसर्स, ताहिर साहब पंजाब में सर्व कर गए हैं, ये मेरे से बेहतर जानते हैं। सबसे पहले जुडिशरी को ठीक करना पड़ेगा, जुडिशियल सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, लोगों को आगाही मुहिम चलानी पड़ेगी। जब जुडिशियल सिस्टम ठीक होगा फिर पुलिस ठीक हो सकती है। मैं कहता हूं जुडिशियल सिस्टम ठीक होगा तो पुलिस भी इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली विद इन 6 मंथ ठीक हो जाएगी। सर यहाँ बेसिकली जुडिशरी ठीक करनी पड़ेगी।
हमें जुडिशरी की तरफ जाना पड़ेगा। आईजी को तब्दील करने का हुक्म कौन देता है? इसमें जुडिशरी का क्या ताल्लुक है? ये तो अगर चीफ मिनिस्टर ने फैसला करना है, आपकी वफाकी हुकूमत ने फैसला करना है, इसमें जुडिशरी का क्या रोल है नदीम साहब? देखिए ब्रदर, मैं पुलिस को ठीक करने का, मैं आपसे इस पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। मुझे आप पुलिस जिस वक्त मर्जी किसी को बुलाकर देख लें, सिर्फ टेनोर पोस्ट से मसला हल नहीं होगा। इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, इनको रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, इनका भर्ती का तरीकाकार चेंज करना पड़ेगा, इनका एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। इनको देखिए, इनका बहुत सारी चीजों की चेंजेस की जरूरत है। कल्चर बदलना पड़ेगा, हमें पुलिस का कल्चर बदलना पड़ेगा, और कल्चर के साथ इनको जजा सजा, जिसमें फिर जुडिशरी आती है, लोगों को इंसाफ मिलेगा तो लोगों को अवेयरनेस भी है। पहले जुडिशियल सिस्टम ठीक होगा, इसके बाद पुलिस ठीक होगी। ताहिर आलम साहब, यही फॉर्मूला है पुलिस को ठीक करने का? देखें, जुडिशरी एक अलग इदारा है, अगरचे क्राइम कंट्रोल में जुडिशरी और पुलिस का काफ़ी ज़्यादा आपस में लिंक बनता है। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जुडिशरी, पुलिस और प्रिजन तीनों डिपार्टमेंट आते हैं और प्रोसिक्यूशन भी आती है, लेकिन जुडिशरी तो बहरहाल अभी भी पुलिस के ऊपर चेक रखती है। पुलिस के बहुत से मामलात में जुडिशरी एक्शन लेती है। आए दिन आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पुलिस के सीनियर ऑफिसर जो हैं वो खड़े रहते हैं सब कुछ के लिए। असल में जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया चंद साहब ने, मैं उनसे मुत्फिक हूँ काफ़ी हद तक, कि सिर्फ पॉलिटिकल असर ही नहीं, बहुत सी और चीज़ें भी हैं। जैसे उन्होंने कहा कि फाइनेंशियली तौर पर पुलिस इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, पुलिस को ऑपरेशनली तौर पर पूरे पुलिस रिफॉर्म्स की बात है। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि जो एक पुलिस का सबरा है सूबे में, उसको आप हटा देते हैं विदाउट गिविंग अ रीजन। यहां तो कम से कम पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है ना कि वो बताएं तो सही कि वजह क्या बनी उनको हटाने की। वो वजह बताए बगैर वो कह देते हैं बस हमने हटा दिया, अच्छे अफसर थे लेकिन हमने हटा दिया। अच्छा, ये वाकई जो है इससे पहले भी एक सारा कुछ होता रहा है। पुलिस अफसर तब्दील होते रहे हैं पिछली हुकूमतों में भी, और किसी ने भी वजह नहीं बताई। बहुत कम ऐसा हुआ कि वजह बताई हो। आईजी को वैसे इतनी जल्दी हटाना जो है किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। इससे पुलिस फोर्स के ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है, और मैं तो समझता हूं कि अगर पुलिस अफसर चैलेंज नहीं करते या कोई और शख्स चैलेंज नहीं करता, अगर सुप्रीम कोर्ट में नीता तराब केस को सामने रखकर चैलेंज किया जाए तो ये फैसला रिवर्स भी हो सकता है। अभी खैबर पख्तूनख्वा में एडी ख्वाजा साहब को जब हटाने की कोशिश की थी सिंध में, तो वो फैसला चैलेंज हुआ था सिंध हाई कोर्ट में, और फिर उनको रखना मजबूरी बन गई थी हुकूमत की, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था। सही। तो जो विजन है इमरान खान साहब का, नदीम साहब, उसके बिल्कुल बरक्स हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 2 रोज पहले वो कहे थे डीपोलिटिसाइज करना है। ये जो मसूद साहब की जो ट्रांसफर है, इस पर भी यही कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, गवर्नर शाह फरमान, इनकी वजह से हुआ है। चीफ मिनिस्टर ये नहीं चाहते थे, उनमें इख्तलाफ था, फिर हम पोलिटिसाइज कर रहे हैं, डीपोलिटिसाइज तो नहीं कर रहे पुलिस को। देखिए जी, इसका मैं, अब सच्ची बात है, सही एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज हकीकत है। मैं आपसे अगले दिन भी मैंने खान साहब से बात खुल के मीटिंग में की है, जो रिफॉर्म्स के ऊपर बात हो रही थी। इस वक्त भी मैं जो पीएम हाउस में मैंने देखा है कि ब्यूरोक्रेसी का अमल दखल बहुत ज्यादा है बानिस्बत पॉलिटिकल लोगों के, और खान साहब को जो इनपुट भी ज्यादा दे रहे हैं वो एक मखसूस ब्यूरोक्रेसी है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले चंद आने वाले दिनों में, क्योंकि अब पॉलिटिकल डिस्कशन वहां शुरू हो गई है ज्यादातर, तो आप देखेंगे कि आपको बेहतरी नजर आएगी। लेकिन अब रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट रिफॉर्म जो अपने अपने अदवार में 5-5 साल, 10-10 साल, 30-30 साल नौकरियां करके अच्छी पोस्टिंग पे, तो अब अगर हम उनके जिम्मे रिफॉर्म लगाएंगे तो यकीनन कोई अच्छी रिफॉर्म नहीं हो सकती। वजीर आजम साहब को सियासी लोगों की सुनने की जरूरत है, बजाय इसके कि वो चंद ब्यूरोक्रेट्स की बातें सुन के रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करें। जी, मैं बिल्कुल इससे जो है ना, इससे मैं खान साहब के साथ मेरी बिल्कुल बात की हुई है, और आप आंदे चंद वाले दिनों में आप देखेंगे कि आपको पॉलिटिकल इनपुट ज्यादा नजर आएगी, और ये जो छोटे मोटे मसाइल होते हैं ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, और हम रिफॉर्म की तरफ जाएंगे। जो रिफॉर्म का एजेंडा है खान साहब का, वही प्रायोरिटी है, और रिफॉर्म नहीं होगी खुदा न खास्ता तो ये इदारे रीवैम्प नहीं हो सकेंगे। जो केपी के एक्ट में तब्दीली लाई जा रही है 2017 के, उसके जो TORs हैं उनसे साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस को अब, जैसा कि चंद साहब कह रहे हैं, कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे DMG या PS सर्विस के लोग हैं, उनके मातहत रखा जा रहा है। जैसा कि पंजाब में तो खैर अभी भी है कि होम सेक्रेटरी वगैरह के मातहत है, IG के पास उस तरह की पावर्स नहीं है। तो IG ग्रेड 22 का होता है। और अब देखें KP में क्या है, ग्रेड 22 का IG है,
और ग्रेड 21 का चीफ सेक्रेटरी लगा दिया गया। ठीक है। और वो ग्रेड 20 के जो सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी होम, उनसे भीख मांगता फिरता है कि मेरे ये मसले हल कर दो। तो ये अगर यही सिलसिला रहा तो पुलिस में सही मायनों में इस्लाह नहीं हो सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान तो टेंशन है ही, और शायद ये टेंशन दूर होने में वक्त लगे, लेकिन हुकूमत के जो अपने इत्तेहादी हैं उनके भी हुकूमत से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए, खासतौर पर जो काफली के साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के लिए नईम उल हक साहब को, वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी, उनको टास्क दिया गया था। उन्होंने आज काफली के वफ़द से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी नईम उल हक साहब। नईम उल हक साहब, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आपने बताया कि तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। क्या काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात सिर्फ मिनिस्ट्रीज़ को लेके थे जो कि वफाक में और सूबे में उनको दी भी जाएगी? असल में शहजाद, ये काफ लीग के हवाले से कोई ऐसे सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे। आप जानते हैं कि हर पार्टी का हर मौजू पर मौक़िफ़ एक ही नहीं होता। छोटी छोटी बातें थी पंजाब हुकूमत के हवाले से, वो सब खत्म हो चुकी हैं। मगर तमाम अहम मामलात पर, तमाम अहम पॉलिसी के जो मामलात हैं उन पे हमारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की, जैसा कि आज चौधरी शुजात ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुकम्मल हम आहंगी है, और ये जो हमारा उनके साथ इत्तेहाद है ये बहुत ही मजबूत है और इंशाल्लाह और ज्यादा मजबूत होगा। सर, ये मजबूत जो आज मजीद हुआ है ये उनको वजारत देने की वजह से हुआ है, और अगर ये मामला है तो कल को फिर ये आवाज उठ सकती है? नहीं, ये मेरी चौथी मुलाकात है पिछले एक महीने में। मैं मिलता रहता हूँ वक्तन फौक्तन। इस्लामाबाद में हुई थी, मैं क्योंकि लाहौर गया हुआ था तो मैंने मुनासिब समझा कि चौधरी शुजात साहब से जाकर मिलूं, और उनके साहबजादे भी थे चौधरी सालिक जो MNA हैं, जिनको हमने स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया है, और चौधरी परवेज इलाही तो उम्रे पे गए हुए थे, मगर उनके साहबजादे मुनीस इलाही साहब भी मौजूद थे, और भी उनके लीडर्स थे। मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी मुलाकात रही है, तबादला ख्याल था इसमें। लेकिन नईम साहब, कुछ और एतराजात भी सामने आ रहे हैं उनकी जानिब से। वो चाहते हैं कि जहां जहां जिन हल्के में काफ लीग जीती है उन हल्कों में, उन अजला में जो इंतजामिया है, जो लोग तैनात किए जाए वो उनके लोग हों, उनकी मर्जी के लोग हों। ये मुतालबा भी उनका सामने आया, तो ये भी कबूल कर लिया गया है। ये एतराज उनकी तरफ से आया, इसमें एतराज की तो कोई बात ही नहीं। मैंने खुद उनको दावत दी, उन्होंने तो जिक्र ही नहीं किया। मैंने कहा आपके जो हल्के हैं जहां से आपके कौमी असम्बली के अरकान मुंतखब हुए हैं, आप हमें बताएं, क्योंकि हम हर जगह, पंजाब हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, हम हर जगह हुकूमती जो इदारे हैं या और ज़ेली इदारे हैं उनमें हम अपने नुमाइंदे वहाँ पे तयन कर रहे हैं, उनका तकर्रुर कर रहे हैं। आप भी अपने अपने हल्कों को बताएं, हम उनका भी तकर्रुर करेंगे। तो ये मुतालबा उनकी तरफ से तकर्रुरियां जो है इन लोगों की मनपसंद लोगों की होंगी या मेरिट पे होंगी? नहीं, मेरिट पर होंगी, ये उन्होंने खुद भी कहा, चौधरी शुजात ने कहा, और मैं भी कहता हूँ, और ये वजीर आजम साहब की भी हिदायत है कि तमाम तकर्रियां जो है, और ये आपको पता है कि पंजाब में हमें कितने लोग मुकर्रर करने हैं, आपको यकीन नहीं आएगा। ये 49,000 वैकेंसीज हैं, जिसमें से काफी एजाजी हैं, कमेटीज हैं, गांव-गांव में, तहसील में, मार्केट कमेटी, ये कमेटी, वो कमेटी। नईम साहब, आप कह रहे हैं छोटे मोटे इश्यूज थे जो रिजॉल्व हो गए, लेकिन MQM की तरफ से ये कहा गया है कि पीर से जब ये असेंबली स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग शुरू होंगी और चेयरपर्सन इलेक्ट करना होगा कमेटीज का, तो उसके लिए MQM ने कहा है कि हम मुकम्मल बाइकआउट करेंगे, क्योंकि हमें हमारी मर्जी की कमेटीज नहीं दी गई है जो हमने मुतालबा किया था। तो वो तो बाइकआउट कर रही है, MQM को कैसे मनाएंगे इस पर? ये तो मेरी अभी 2 घंटे पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से बात हुई है, उन्होंने सिर्फ मुझे ये कहा है कोई बॉयकॉट की, मुझे नहीं पता किसने बॉयकॉट की बात की, मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं। खबर भी है, अमीन उल हक साहब ने कहा है, ये उनके सेनेटर अमीन उल हक साहब ने। देखें, कमेटी में वो चाह रहे हैं कि जो उनके मेंबरान को कमेटी दी गई है उनमें रद्द-बदल किया जाए और उनको दूसरी कमेटी दी जाए, और मैंने उनसे कमिट कर लिया कि हम उनको जरूर देंगे। इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, इसमें कोई ऐसी बड़ी यानी कोई मुख्तलिफ सोच भी नहीं है, तो बड़ी मामूली सी बात है कि अगर एक कमेटी उनको पसंद नहीं और हम उनको दे देंगे। तो इत्तेहादी परेशान नहीं कर रहे, आपकी गवर्नमेंट को कमजोर नहीं करेंगे इत्तेहादी आपके? नहीं, MQM के साथ हमारा बड़ा अच्छा और गहरा ताल्लुक है। सही। और उनके सिर्फ कमेटी में रद्द बदल की दरख्वास्त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मामले खसूसी नईम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान हक के लिए आवाज उठाते रहे हैं और अब बतौर वजीर आजम उन्हें मिसाल कायम करना होगी। इमरान खान जब वजीर आजम नहीं थे तो ऑपोजिशन के अहम तरीन सियासी रहनुमा के तौर पे इंसानी हकूक,
लापता अफराद और ड्रोन्स जैसे हसास मामलात पर वाज़ेह पोजीशन लेते थे। लेकिन अब इमरान खान वजीर आजम है और उनके इक़्तिदार में भी इंसानी हकूक से मुतल्लिक मसाइल खड़े हो रहे हैं। एक माह के अंदर पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस ने 3 ऐसी कार्रवाइयां की हैं जिससे लेकर इमरान खान की हुकूमत पर कई सवाल उठ रहे हैं। 5 रोज पहले समाजी कारकुन गुल अली इस्माइल को पुलिस ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके अडियाला जेल मुंतकिल किया। इनकी रिहाई के लिए वजीर आजम इमरान खान को खुद मुदाखलत करना पड़ी, जिसके बाद उनकी रिहाई मुमकिन हुई, जिस पर गुल अली इस्माइल ने वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया भी अदा किया। कल एक समाजी कारकुन अम्मार जान और सहाफी रिजवान रजी को भी घर से गिरफ्तार किया गया और जिस तरह इनकी गिरफ्तारी अमल में आई इस पर तनकीद हो रही है। ये तीनों कार्रवाइयां इमरान खान की अपनी हुकूमत पे, इनकी अपनी पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस ने की है। आज़ादी इजहार का हक सबको है और अगर किसी शख्स या समाजी कारकुन ने हेट स्पीच या कानून की खिलाफ वर्जी की है तो कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, मगर बिला तफरीक और बिला इम्तियाज होनी चाहिए। अगर किसी मुकदमे में कार्रवाई जरूरी भी है तो इस कार्रवाई से हरासमेंट या विक्टिमाइजेशन या बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम इमरान खान का यह वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि पुरअमन एहतजाज सबका हक है और पुरअमन एहतजाज करने वालों के खिलाफ पर्चे नहीं कटने चाहिए, ना ही पुलिस के जरिए गिरफ्तारियां होनी चाहिए। इमरान खान जब वजीर आजम नहीं थे उस वक्त उनका इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ था, वो इन मामलात पर वाज़ेह पोजीशन लेते थे, मगर अब इन्हीं की हुकूमत पर सवाल उठ रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि शहरियों को कानून के दायरे में एहतजाज का हक दिया जाए, इस हक को उनसे ना छीना जाए। जमहूरी और आज़ाद माशरे में एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन एहतजाज करने वालों को यह समझना भी जरूरी है कि एहतजाज सबका बुनियादी और जमहूरी हक तो जरूर है, मगर ये एहतजाज आइन और कानून के तहत होना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। अल्लाह हाफ़िज़।